हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे गणित का अगला चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं हम कि आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह क्या है? पंक्तियों और स्तंभों का एक आयताकार संग्रह होता है। ये जो इस तरह से लिखी हुई ये होती है हमारी पंक्तियां। अगर इस आव्यूह में देखा जाए तो पंक्तियों की संख्या है वो है m। ठीक है, और जो इस तरह से खड़े हुए हैं इनको बोलते हैं हम स्तंभ। ये सब हमारे क्या है? स्तंभ है। ठीक, तो आव्यूह क्या है? आव्यूह में पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होती हैं, और पंक्तियों और स्तंभों का ये संग्रह हमारा आव्यूह कहलाता है। इसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, ये एक व्यवस्था है, कोई मान नहीं है। ठीक, तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहली चीज आती है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो कोटि देखो, कोटि क्या होगी? पंक्ति क्रॉस स्तंभ, इसको कोटि कहते हैं। देखो इस वाले आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां। तो m क्रॉस n इसकी कोटि हो जाएगी, n स्तंभ है। और ये हमेशा आव्यूह में इस जगह पे लिखी जाती है। अगर किसी आव्यूह की कोटि हमें पता हो, जैसे आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 3 है, तो इसमें कुल अवयव 6 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो आव्यूह में पंक्तियों की संख्या पता हो, स्तंभों की संख्या पता हो, तो उसमें कितने अवयव आएंगे हम ये बता सकते हैं। ठीक, और इसमें जो अवयव है ये A1 2 ये सब, तो इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो होता है AIJ। जैसे अगर कहीं पे आपको AIJ लिखा मिलता है, इसका मतलब ये आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में आने वाला अवयव है ये AIJ। ठीक है, इस तरह से जैसे A23 लिखा है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति में ये पहली और ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव लिखा है इसे A23 कहेंगे। तो ये AIJ का मतलब है। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A बराबर AIJ m क्रॉस n। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा ये जो आव्यूह लिखा है उसका मतलब यही है। ठीक, तो ये आव्यूह की बेसिक जानकारी कि आव्यूह क्या होता है। ठीक, तो थोड़ा बहुत फील आना भी चाहिए हमें, लेकिन हम ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आव्यूह से रिलेटेड। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन लिख लिए मैंने। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी सभी संभव कोटियां बताइए। कोटियों का मतलब ये है, जो हम m क्रॉस n लिख रहे थे, तो कितने पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग करके हम आव्यूह बना सकते हैं ये बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप 8 के फैक्टर कर करके देखो कि कैसे कैसे गुणा करके 8 आ सकता है। जैसे 8 का 1 में गुणा करेंगे या 1 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। आप इस तरह से चेक करिए। तो इसमें 8 पंक्ति और 1 स्तंभ, और इसमें 1 पंक्ति और 8 स्तंभ वाला आव्यूह बन सकता है। या फिर 2 गुणा 4 और 4 गुणा 2 ये बन सकता है। क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है कि इन दो संख्याओं को गुणा करें और 8 आ जाए? तो कोई और ऐसी संख्या संभव नहीं है। तो इसकी कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी? तो कुल संभव कोटियां ये हैं। अगर नंबर पूछा जाए तो वो नंबर हो जाएगा कि कितनी है, तो वो 4 है। और वो 4 कौन कौन सी हैं? वो ये है। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है कि 2 क्रॉस 2 के एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 I प्लस J के द्वारा दिए जाते हैं, प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 क्रॉस 2 के आव्यूह को बनाना है। 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनाने का मतलब इसमें 2 पंक्तियां हो और 2 ही स्तंभ हो। तो मान लेते हैं कि A इक्वल टू हमारे पास A11 A12 A21 A22, तो ये जनरल फॉर्म आ गई। अब वो कह रहा है कि AIJ, तो AIJ बराबर है 1/2 I प्लस J। अब हमें क्या करना है कि A11 निकालना है। तो इसमें I की जगह पे कौन है? 1 और J की जगह पे भी कौन है? 1। तो I और J दोनों का मान इसमें क्या रख देंगे? 1 1। तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 1। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो 1/2 1 प्लस 2, तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही A21 निकालेंगे तो 1/2 2 प्लस 1, तो 3/2। और A22 निकालेंगे तो 1/2 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2। तो आव्यूह क्या बन गया हमारा? A इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A11 मतलब 1, A12 3/2 3/2 और 2। ये हमारा आव्यूह हो जाएगा। इस तरह से हम आव्यूह निकालेंगे।
ठीक है। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 दिया जाता तो इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां होती, 3 स्तंभ होते, तो हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ जाती हमारी। अगर 2 क्रॉस 3 होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे A13 A23। इस तरह से जिस भी कोटि का पूछा जाए उस कोटि का अवयव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, सिर्फ यही लेना है। तो आप वीडियो पॉज करके अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप इसको नोट कर लो। अगला मैं टॉपिक लेता हूं, अवयव के कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है, 1-2 बार आया भी है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो अवयवों के प्रकार, ठीक है। तो टाइम कम है तो मैंने पहले से ही अवयवों के प्रकार सारे लिख रखे, एक एक करके देखते चलते हैं। स्तंभ अवयव, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो एग्जांपल के लिए एक स्तंभ हो, मतलब 1 2 3 4, इसमें एक ही स्तंभ है। अगर इसकी कोटि पूछेगा तो इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस 1। तो जब भी आपको क्वेश्चन इसमें आएगा तो स्तंभ अवयवों के लिए हमें क्या याद रखना है, जो m क्रॉस n लिखा जाएगा वहां पे क्या आएगा, m क्रॉस 1 आएगा। कुल मिला के n = 1 याद रखना है। जहां n = 1 आएगा मतलब स्तंभों की संख्या 1 आएगी, उसमें उसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। ऐसे ही पंक्ति अवयव आ जाएगा तो पंक्ति अवयव ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अगर इसकी कोटि पूछी जाए तो कितनी पंक्ति, इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। तो इसकी जो कोटि होगी वो होती है 1 क्रॉस n। तो इसमें m का मान 1 होता है, तो ऐसे अवयवों को हम पंक्ति अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या की, ठीक है। तो जो m और n है हमारे, जो m क्रॉस n हम पंक्ति लिखते हैं, उनमें m और n दोनों सेम होने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर देखना है तो 1 2 3 4, तो ये एक हमारा क्या है 2 क्रॉस 2 का वर्ग अवयव। ऐसे 3 क्रॉस 3 का होगा तो 3 पंक्ति हो जाएंगी और 3 ही स्तंभ हो जाएंगे, तो ये हमारा वर्ग अवयव हो जाता है। इसके बाद हमारा चौथा जो प्रकार है वो विकर्ण अवयव है, ठीक है। विकर्ण अवयव में ही मैंने ये तीनों इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि तीनों ही विकर्ण अवयव का ही प्रकार है। तो विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्गाकार अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। यहां पे ये मुख्य विकर्ण होता है, और इसको मुख्य विकर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अवयव देखो, ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। इस वाले को ऐसे अगर तुम खींचोगे तो उसको मुख्य विकर्ण नहीं कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में कि ये वाला अवयव विकर्ण अवयव है कि नहीं है, तो ये वाला अवयव विकर्ण अवयव नहीं है, मुख्य विकर्ण ये होता है, केवल ये मुख्य विकर्ण नहीं होता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं अवयव की ट्रेस। वर्गाकार अवयव में अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे 1 और 4 कितने हो गए 5, तो 5 अवयव की ट्रेस कहलाएगी अगर कभी पूछा जाता है। दूसरा प्रकार है अदिश अवयव। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो Aij है उसका मान क्या होगा, 0 होगा जब i का मान j के बराबर ना हो, और Aij डज नॉट इक्वल टू 0 जब i बराबर हो j। इसका मतलब ये है कि जब A11 आया है तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। जब A22 आएगा तो भी 0 नहीं आएगा क्योंकि i और j बराबर है, और यहां भी 0 नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। इसमें अदिश अवयव में क्या कहता है कि इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। मतलब जैसे अभी ये लिखा था तो ये 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, ठीक है। तो ये मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाएंगे, तो इसे हम अदिश अवयव कहेंगे। तो Aij = 0 जब i डज नॉट इक्वल टू j, एंड Aij = k, कोई कांस्टेंट संख्या आएगी जब i = j हो। इकाई अवयव क्या होता है, इकाई अवयव वो होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो हो वो 1 हो जाएंगे, तो इसे इकाई अवयव कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं i से। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 0 0 1, ये एक इकाई अवयव 2 क्रॉस 2 का, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का इकाई अवयव। जब भी हमें ऐसा मिल जाए कि i कहीं लिखा है किसी भी अवयव की इक्वेशन में, तो हम i को इकाई अवयव मानेंगे, ठीक है। और जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A = DIG,
1 2 3, जैसे यहां लिखा है ABC, तो इसका मतलब ABC अगर कहीं लिखा मिल जाए तो इसका पूरा मतलब यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह। अब बात आती है कि शून्य आव्यूह क्या होता है। शून्य आव्यूह या एकल आव्यूह, एकल आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है। A इक्वल टू A, 1 क्रॉस 1, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये वर्ग आव्यूह ही है। वर्ग आव्यूह का एक स्पेशल प्रकार है जिसका अवयव एक को एकल आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, चाहे वर्ग हो या ना हो, लेकिन सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे, इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, अगर इक्वेशन में ओ लिखा है मतलब शून्य आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो, जैसे A B C 0 P Q 0 0 R, तो ये एक त्रिभुज बना रहा है, तो इसको तो कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। अभी यहीं पे ऐसा आ जाए कि नीचे त्रिभुज बनने लगे, जैसे 0 A 0 0 B C 0 P Q R, अब देखो नीचे त्रिभुज बन रहा है, उसे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारे आव्यूहों के प्रकार। अब अगर आपको नोट करने हैं तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। अब हम देखते हैं इससे आगे कि जो हमारे आव्यूह में हम जो भी हमारी संक्रियाएं करते हैं, जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा और भाग किस तरह से करेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करें। तो अगला जो टॉपिक है वो आव्यूहों का योग। तो आव्यूहों का योग जैसे होता है, आव्यूहों का अंतर भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो पहली चीज इसके लिए कंडीशन क्या याद रखनी है कि जो हमारे आव्यूह हैं, दो आव्यूहों का योग तभी होगा जब दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हो। कोटियां समान हो, जैसे मैंने दो आव्यूह लिख रखे हैं, तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ में, इसमें भी 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ में, तो हम इन दोनों अवयवों का योग कर सकते हैं और इनका जो योग होगा उसमें सभी संगत अवयव जोड़े जाएंगे। जैसे पहला अवयव पहले से जोड़ेगा A प्लस P, B प्लस Q, C प्लस R, D प्लस S, E प्लस T और F प्लस U। ठीक है, और जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि भी वही रहेगी जो पहले वाले की है। अगर यहाँ पे A प्लस बी की जगह अंतर होता हो तो A माइनस बी होता, तो कुछ नहीं है, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाता। ठीक है, B माइनस क्यू, C माइनस R, D माइनस S, E माइनस T और F माइनस U। ठीक है, तो ये हमारा नया आव्यूह मिल जाएगा जो अंतर का आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, तो योग इस तरह करते हैं और अंतर भी इस तरह करते हैं। एक चीज आती है अदिश गुणनफल, मतलब अगर हम किसी आव्यूह में किसी संख्या k से गुणा करें तो आव्यूह के सभी अवयवों से उस संख्या का गुणा हो जाता है। जैसे a इक्वल टू दिया है A B C D, तो KA जो होगा वो होगा KA, KB, KC और KD, तो जितने भी अवयव थे उन सभी से क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आव्यूहों का अदिश गुणनफल करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इस आव्यूह वाले चैप्टर में वो है आव्यूहों का गुणनफल, कि एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा कैसे करेंगे। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। देखो जो अगला जो टॉपिक है वो आव्यूह का गुणनफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और इस बार भी पेपर बन रहा है इजी, तो आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिल सकता है। तो दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है यदि पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, इसको लिखते हैं m क्रॉस n, पहले आव्यूह के स्तंभ m क्रॉस n इंटू मतलब b है वो है n क्रॉस p। ठीक है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान होगी तो ही उनका गुणा हो सकता है, और वो जो गुणा होगा उससे भी हमें एक आव्यूह मिलेगा और उस आव्यूह की कोटि ये दो आव्यूह बताएंगे m क्रॉस p आएगी। ठीक है, वो जो आव्यूह नया मिलेगा उसकी कोटि ये हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दो आव्यूहों का गुणनफल केवल और केवल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान हो। अब देखो इसमें ये मैंने दो एक एग्जांपल लिया, देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 2, इसमें कितनी पंक्ति है 2 और स्तंभ है 3, तो इन दोनों की इसके स्तंभ और उसकी पंक्ति समान, मतलब हमारी कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है तो इनका गुणनफल संभव है। और अगर इनका गुणनफल संभव है तो गुणा कैसे करेंगे ध्यान रखो। देखो हम हमेशा पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, देखो कैसे।
अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ मतलब यहां पे लिखेंगे उसे, जब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे तो दूसरे नंबर पे पहली पंक्ति में लिखेंगे, और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का करेंगे तो तीसरे नंबर पे पहली पंक्ति में लिखेंगे। क्योंकि देखो पहली पंक्ति जब तक उच्चारण पहली पंक्ति आएगा तो पहली पंक्ति में लिखा जाएगा, जब दूसरी पंक्ति आएगा तो दूसरी में लिखा जाएगा, तीसरी आएगा तो तीसरी में लिखा जाएगा। अब गुणा करेंगे इसका, तो 2 का गुणा किससे होगा 1 से, तो 2 क्रॉस 1। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, और इस दूसरे का किससे करेंगे दूसरे वाले से, तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस इंटू -1। फिर दूसरे नंबर का पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 क्रॉस 0 0 और 1 इंटू 2 प्लस का 2। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 इंटू 1, इसका इसमें 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2। फिर 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तब देखो कैसे होगा, 3 का गुणा 1 से 3 एकन 3, फिर 2 का गुणा -1 से तो -2, फिर 3 का गुणा 0 से तो 0, फिर 2 का गुणा 2 से तो 4, फिर -1 का गुणा -1 से तो -1, और 1 का गुणा 1 से तो +1। ऐसे ही उल्टा कर दिया। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 एकन 3 और 2 एकन 2। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस के 1 और -1, फिर -0 और +2, फिर पहली पंक्ति -1 +1, तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, ये हमारा गुणा करके जो अवयव आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इस तरह से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है a इक्वल टू दिया है, a क्यू इक्वल टू 4a हमें करना है। तो a क्यू कैसे निकालेंगे, a इंटू a, तो पहले a इंटू a निकालते हैं, फिर बाद में a से गुणा कर लेंगे। तो a इंटू a निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और +1, फिर -1 और -1। ठीक है, देखो -1 और -1, फिर -1 और -1, फिर +1 और +1, तो ये हमें क्या मिल गया, 2 -2 और प्लस का 2। ठीक है, अब इस a इंटू a का गुणा फिर से a से करना है, तो 2 -2 और -2 और 2, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 और -1 और 1 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो ध्यान से, 2 2 और माइनस प्लस, देखो माइनस इसका इससे गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 2 और -2 गुणा -1 करेंगे तो प्लस का 2, फिर 4 का गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, -2 का -1 से तो माइनस के 2 और इसका -2, इसका -2 और इसका भी -2, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस का 2 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक नया अवयव 4 -4 और 4। अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से तो ये आ जाएगा 1 -1 और 1, और यही हमारा a था, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे जो भी आएगा वो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। दोनों क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, बोर्ड में आए हुए एग्जाम से हैं, कभी न कभी किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड के अंदर। देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू ये है और x माइनस वाई इक्वल टू भी एक अवयव है, तो ये तय है कि x और y दोनों क्या रहे होंगे अवयव। इसको मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और दोनों को इस तरह से लिख दो, x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 और x माइनस वाई बराबर है 3 6 0 -1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये जोड़ने पर ये इससे कट जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 2x, और ये जुड़ जाएंगे 5 और 3 8 2 और 6 8 0 और 0 0 और 9 में से 1 गया तो 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 4 0 4। ठीक है, 2 का इधर डिवाइड हो गया तो डिवाइड करेंगे सब में हो जाएगा। अब ऐसे ही एक बार क्या करो, इनको घटा दो, x प्लस वाई बराबर 5
209 और x माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। घटाने पर अगर घटाएंगे तो ये x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 बाई हो जाएगा ये, और घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस का, सॉरी हाँ 5 में से 3 गया तो 2 और 4 में से 6 गया तो माइनस के 4, 0 में से 0 गया तो 0, 9 और 1 10 और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 0 और 5। तो x और y की ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अगर इस तरह से दो आव्यूह कभी बराबर दिए जाते हैं और पूछा जाता है मान, ठीक है, तो आव्यूह दो बराबर तभी होंगे जब उनके सभी संगत मान बराबर हो। तो यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 4 आएगा, तो माइनस के 2x इक्वल टू आएगा 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह ये वाला इसके इक्वल होगा, y प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 2y प्लस 9, तो माइनस का y इक्वल टू आएगा 6, तो y इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं आव्यूह से, और अगला जो चैप्टर है सारणिक, दोनों से ही। तो आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से जो जो मैं बताता जा रहा हूं आप उतनी ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आप बोर्ड में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। अगला जो टॉपिक है वो लेते हैं हम कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। देखो बेटा, अगर हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं तो गुणनफल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर a इंटू बी हो तो b इंटू ए हो पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा a है 2 क्रॉस 3 और b है हमारा 3 क्रॉस 1, तो a भी तो पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, लेकिन b a होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो यहाँ 3 क्रॉस 1 आ जाएगा और यहाँ 2 क्रॉस 3 आ जाएगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, जब पॉसिबल नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सामान्यतः यही होता है, सामान्यतः ये सेम नहीं होते, ठीक है। और अगर हम गुणा करेंगे इस तरह से ABC इक्वल टू होता है ABC, मतलब AB का पहले गुणा कर लो और फिर C का गुणा करो उसमें, या C का गुणा A का BC का गुणा कर लो और A का बाद में करो, लेकिन सीक्वेंस में करना पड़ेगा इसी में, ठीक है। तीसरी जो चीज है, अगर AB इक्वल टू 0 है तो या तो A इक्वल टू 0 होगा या B इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर AB 0 है तो A 0 हो या B 0 हो, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों 0 नहीं होंगे, इन दोनों में से एक भी 0 नहीं होगा, तब भी दो आव्यूहों का गुणनफल शून्य आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब अगला टॉपिक आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त क्या होता है कि अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो नया आव्यूह हमें जो प्राप्त होता है उसे परिवर्त कहते हैं आव्यूह का। तो a डैश इक्वल टू होगा 3, मतलब 1 2 3 और ये 4 5 6, मतलब जो भी पंक्ति थी उनको स्तंभ और जो स्तंभ थे उनको पंक्ति बना दी। ये थी 2 क्रॉस 3 की और ये है 3 क्रॉस 2 का। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो परिवर्त आव्यूह होता है उसकी कोटि बदल जाती है अगर हम परिवर्त निकालते हैं। तो परिवर्त की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है ढंग से, ठीक है। जैसे अगर हम a प्लस बी का परिवर्त कर रहे हैं तो ये हो जाता है a डैश प्लस बी डैश, इनका अलग परिवर्त। अगर हम a इंटू बी का परिवर्त कर रहे हैं तो वो होता है b डैश a डैश। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर हम किसी संख्या k से गुणा कर दें उसके बाद परिवर्त करें या पहले परिवर्त कर लें फिर k से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगर हम किसी आव्यूह की पावर n ले लेते हैं, उसका परिवर्त कर रहे हैं या पहले परिवर्त कर लें उसके बाद पावर लगा दें तो भी वही सेम रहता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी इसमें ये है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि यदि, अच्छा इसमें एक चीज और समझ लो तब क्वेश्चन करेंगे, तो समझो ध्यान से कि अगर हमें ये पूछा जाए, मतलब दो प्रकार होते हैं, एक सममित आव्यूह और दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। तो यदि किसी आव्यूह का परिवर्त करें और उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह, ठीक है। और अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त करें और वो उसके माइनस के मान के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं हम विषम सममित आव्यूह, ठीक है। दोनों के एग्जांपल लिख लेता हूं मैं एक बार जिससे आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल है इसका a b
सी और ए बी सी ई एफ और इधर एफ डी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश क्या आएगा, देखो ध्यान से, ए बी सी, तो ए बी सी, इसको भी पंक्तियों में लिखेंगे तो बी ई एफ और ये आएगा सी एफ डी। ठीक, अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है, तो ऐसे आव्यूहों को हम सममित आव्यूह कहेंगे। और अगर हमें विषम सममित आव्यूह लिखना है तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लो 0 2 3, ठीक है, -2 0 5 और -3 -5 0। ठीक है, अब इसका परिवर्त निकालोगे ए डैश, तो ये कितना आएगा, देखो 0 2 3 -2 0 5 और -3 -5 0, और इसमें से अगर -10 कॉमन ले लें तो यही मिल जाएगा हमें। तो ए डैश ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -a। तो इसमें एक चीज याद रखना कि जो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक, तो ये होगी हमारी सममित और विषम सममित आव्यूह की बात कि क्या होते हैं। अब इन पे क्या क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो पॉज करके आप ये प्रॉपर्टीज और ये चीज सारी थ्योरी लिख लो। मैं एक दो क्वेश्चन इससे करा देता हूं जो बोर्ड में आएंगे। देखो, जो आव्यूह के परिवर्त में दो क्वेश्चन हमने ये ले लिए हैं, कई बार ये बोर्ड एग्जाम से पूछे भी गए हैं कि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। ए और बी सममित आव्यूह मतलब ए डैश, ए का डैश ए है और बी का डैश बी है, तो हमें बताना है कि ए बी प्लस बी एक ऐसा आव्यूह होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर हम निकालते हैं और उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए तो सममित होगा, और उसके माइनस के बराबर आ जाए तो विषम सममित होगा। कैसे होंगे का मतलब यहाँ पे यही बताना है कि सममित होंगे या विषम सममित। तो ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। ठीक है, जब भी योग में लिखा होता है तो अलग अलग डैश कर सकते हैं आप। ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। अब देखो बी डैश बी और ए डैश ए प्लस ए बी, तो ये वैल्यू जो दी थी उसके हिसाब से हमारा वही आव्यूह आ गया जो पहले था, क्योंकि ए बी प्लस बी ए में कोई फर्क नहीं होता, तो ये कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, और ये आ जाएगा बी ए माइनस ए डैश बी डैश। और अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, बी ए माइनस ए बी, और माइनस कॉमन लेंगे तो हमें वापस वही आव्यूह मिल जाएगा जो पहले था। तो अब ध्यान से देखो, इसका परिवर्त किया और इसी के माइनस के बराबर हो गया, तो इसे कहेंगे हम विषम सममित आव्यूह। देखो और किस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये लिखा है कि यदि ए बराबर ये दिया है और साथ में ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो ए डैश निकाल लेते हैं पहले, वो कितना होगा, वो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। पंक्ति को स्तंभ बदल लिया, फिर इस पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और a प्लस ए डैश बराबर दिया है आई, तो a प्लस ए डैश मतलब a है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इसमें हम जोड़ देते हैं अगर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक इकाई आव्यूह मिलेगा 1 0 0 1। अब देखो ध्यान से, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा माइनस माइनस 0, और ये साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, और ये है 1 0 0 1। अब देखो यहां से एक चीज निकल के आ गई कि 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इक्वल टू आएगा π/3। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज परिवर्त में हमें ये याद रखनी है कि जो भी हमारे वर्ग आव्यूह होते हैं उन सभी वर्ग आव्यूहों को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखो इसमें ये वाला जो आव्यूह है ये सममित है और ये विषम सममित है। ठीक है, क्योंकि इसका डैश निकालोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, उसका डैश निकालोगे तो उसके माइनस के बराबर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन परिवर्त पे पूछे जाते हैं, और भी कई तरह के पूछे जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस
जो चीज पूछी जाए वो निकाल देनी है बस। गुणा हम सीख ही चुके हैं। अब a डैश इंटू ए आएगा तो a डैश निकाल देंगे, फिर उसका a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। अगला देखते हैं इनवर्स, आव्यूह का प्रतिलोम। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आव्यूह का प्रतिलोम, या इसको बोलते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तीनों चीजें यही हैं। अगर किसी आव्यूह ए के लिए कोई ऐसा आव्यूह मिल जाए कि इसका इसमें गुणा करें और इकाई आव्यूह आ जाए, या बी ए का गुणा करें तो इकाई आव्यूह आ जाए, तो जो बी होता है उसे ए का प्रतिलोम कहा जाता है। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। जो बी है ये वाला, ये प्रतिलोम है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो बी है वो प्रतिलोम है। अगर जैसे a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो वो आई आएगा, ये याद रखना है, या a इनवर्स इंटू ए करेंगे तो भी आई आएगा। ठीक है, और हमें क्या रखना, याद रखना है कि a का किसी भी इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह से गुणा करते हैं तो a ही आता है, ये भी याद रखना हमेशा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी आव्यूह के प्रतिलोम का प्रतिलोम करेंगे तो वही आव्यूह मिल जाएगा, और ये प्रतिलोम केवल वर्ग आव्यूहों में होता है, केवल वर्ग आव्यूहों के लिए, आव्यूहों के लिए। ठीक है, ये जो प्रतिलोम हम पढ़ रहे हैं केवल वर्ग आव्यूहों के लिए है। अगर किसी आव्यूह की पावर n हो और उसका प्रतिलोम पूछा जाए तो पहले पावर लगा लो या बाद में पावर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी आव्यूह का प्रतिलोम है, ए बी का इनवर्स करेंगे तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स आता है, जैसे उसमें आता था एडजॉइंट में। अब ये सवाल कई बार पूछा गया कि सिद्ध करो कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो देखो, अगर हम ए बी का इनवर्स निकाल रहे हैं और उसका उसी में गुणा करें, मतलब ए बी इंटू ए बी का इनवर्स अगर हम करें तो क्या वो आई के बराबर आएगा। इस तरह से देखो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब देखो इसमें आव्यूह में क्या होता है कि गुणा अगर होगा तो या तो आगे होगा या पीछे होगा, दोनों साइड करना है। इधर भी आव्यूह इधर भी आव्यूह, तो यहां पीछे गुणा करेंगे इस साइड तो यहां भी इस साइड ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। देखो, तो ए इनवर्स का दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स आई। अब देखो ए इनवर्स ए का मान क्या होता है आई, तो आई बी ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अगर आई का किसी भी आव्यूह में गुणा होता है तो वही आव्यूह मिल जाता है। तो अब हम वापस से ये भी यही फिर आव्यूह आ जाएगा। अब बी इनवर्स का गुणा करो तो बी इनवर्स का गुणा करेंगे तो बी इनवर्स बी ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये आई और आई का गुणा होगा तो वही, तो ए बी का इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है हमें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके चाहो तो इसे नोट कर लो। और कैसे प्रतिलोम के सवाल आते हैं इस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आएगा 8 नंबर में पूछा जाता है, और जब भी क्या आएगा लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं वही काम आपको करना है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। मैं एक 2x2 का और एक 3x3 का दोनों ही बताऊंगा, लिख लो। 2 का आव्यूह दिया जाएगा इस तरह से और पूछा जाएगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से। तो प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं हमारी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रारंभिक संक्रियाएं ये होती हैं कि किसी भी पंक्ति में हम बदलाव कर सकते हैं किसी संख्या के से गुणा करके। ठीक है, और किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम गुणा कर सकते हैं, मतलब किसी और पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी, जैसे मान लो किसी संख्या के का गुणा करके उसमें जोड़ या घटा सकते हैं। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं, हम किसी भी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से बदल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी काम हम कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। कैसे लगानी है इस पर देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, 2 तरह से हम कर सकते हैं, एक पंक्ति से एक स्तंभ से। तो हम जो करेंगे सवाल वो हमेशा पंक्ति से करेंगे। ठीक है, पंक्ति संक्रिया से। तो पंक्ति संक्रिया क्या कहती है कि सबसे पहले आप लिखिए ए इज इक्वल टू आई ए, और उसमें ए मतलब ये 2 3 4 2, और आई मतलब 1 0 0 1, और ये ए को ए लिखिए इस तरह से। और इन दोनों में परिवर्तन करिए, इसमें भी और
इसमें भी, और इसमें वो परिवर्तन करने ताकि ये इकाई अवयव बन जाए, और जब ये इकाई अवयव बनेगा तो यहां जो अवयव मिलेगा उसी को हम इनवर्स या प्रतिलोम अवयव कहेंगे। देखो यहां पे इकाई अवयव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R1 को बदल दो R2 माइनस R1 से। बदलाव किसमें किया, R1 में, मतलब नीचे वाली पंक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब R1 में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो R1 में दोनों तरफ बदलेगा। देखो अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, R2 में से घटा रहे, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचा। ठीक है, अब देखो 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो प्लस का 1। ये परिवर्तन हो गया पहली में। अब यहां पे क्या करना है, देखो चेंजेस किस तरह से करने हैं हमें, चेंजेस 2/2 में ऐसे चलना है, ऐसे और ऐसे, मतलब पहले इसे बदलेंगे फिर इसे फिर इसे फिर इसे, ये स्टेप फॉलो करने। अब यहां 1 बनाना है। अब यहां 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R2 को बदल दो, या 1 नहीं, या 0 बनाना है, R2 को बदल दो R2 माइनस 3R3 से, 3R1 से, तो यहां क्या आएगा देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 और ए। पहली वाली पंक्ति पे कोई असर नहीं है क्योंकि हम बदल किसे रहे, R2 को, तो बदलते हैं। 3 में से 3 गए तो 0 बचा। अब जो इसमें माइनस 3 का गुणा हो तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 में से 6 जाएंगे, 2 में 6 जाएंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 6 8। ठीक है, अब यहां पहुंचे हम, इसमें से इसको इसमें 3 गुणा होगा तो प्लस का 3, इसमें माइनस का 3 और 1 और 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगला क्या करना है, अगला यहां बनाना है हमें 1, तो R2 को बदल दो 1/8 R2 से, क्या आ जाएगा यहां 1 माइनस 2 0 और 1 इक्वल टू माइनस 1 1 और यहाँ 3/8 या माइनस 2/8 ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें R1 को बदलना है R1 प्लस 2R2 से। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 1। अब देखो इसमें ध्यान से, अब हमने R2 में किसका गुणा किया 2, तो ये 3/4 हो जाएगा, और किसको जोड़ रहे हैं -1, तो ये क्या आएगा -1/4, तो -1/4 लिख दो। अब इसमें देखो इसमें करेंगे तो माइनस के ये 2 है, तो ये माइनस के 1/4 था ही, 2 का और गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1/2। 1/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे माइनस का, तो ये प्लस का 1/2 बचेगा 3/8, और माइनस के 1/4 इंटू ए। जब यहाँ ये आई आ जाएगा, इकाई अवयव आ जाएगा, तो इसी को ए इनवर्स कहेंगे, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं प्रारंभिक संख्याओं की सहायता से, और ये क्वेश्चंस 8 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वीडियो पॉज करो और नोट कर लो इसे। देखो जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी ए इनवर्स ही निकालना है, लेकिन ये 3/3 का है, तो इसको किस तरह से बदलेंगे आप समझिए। इसको ऐसे बदलेंगे, ऐसे, पहले ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे दूसरी स्तंभ में भी, और तीसरे में हम ऐसे उल्टा चलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसको सबसे पहला काम क्या लिखेंगे हम, ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए लिखेंगे, तो ए का मान जो है वो लिखिए 2 माइनस 2 माइनस 4 -1 3 4, और ये 1 माइनस 2 माइनस 3, और आई का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब अगर हम R1 को बदलेंगे तो R1 क्या आ जाएगा, R1 को बदल देते हैं R1 प्लस R2 से, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 0। R2 वैसा का वैसे -1 3 4 1 -2 -3, यहाँ भी R1 को बदलेंगे तो दोनों को जोड़ा है, तो 1 1 0 0 1 0 और 0 0 1 और ए। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 0 बनाने के लिए R2 को हम बदल सकते हैं किससे, R2 प्लस R1 से। तो R2 को बदल रहे हैं तो पहली पंक्ति पर कोई फर्क नहीं, 1 1 0, और इधर भी 1 1 0। ठीक है, सेम सेम आ रहा है, और यहां बदलेंगे अगर तो ये तो 0 आ जाएगा,
इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा 4, और देखो यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0, ये 1। अब जो लगे हाथ साथ ही साथ ना हो तो यहां भी 0 बनाना तो बना ही देते हैं, R3 को भी बदल देते हैं R3 माइनस R1 से। अब जो R3 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर -2 में से -1 गया तो -3, और फिर -3 में से 0 गया तो माइनस का 3, ठीक है। अब 0 में से 1 गया तो -1, 0 में से 1 गया तो -1, और 1 में से 1 0 गया तो +9, ये आ गया। अब देखो पहली पंक्ति खत्म, दूसरी में भी हमें ऐसे ही चलना है, ऐसे चलना है, मतलब पहले इसको बदलेंगे तो यहां क्या लाना है 0, तो R1 को बदलना है, R1 को बदल देते हैं, कैसे बदल R3 + 3R1 से। अगर हम ऐसा करते हैं तो 1 0 आ जाएगा यहाँ। अब इसमें R1 में 3 का गुणा 0 में, तो ये तो माइनस का 3 ही रहेगा, ठीक है। अब ये आएगा 0 4 4 0 -3 -3 अब देखो इसमें क्या किया है R3, तो वैसा का वैसा ही 3 का गुणा किया है, 3 और 1 तो प्लस का 2 बचेगा, इधर 3 और 1 प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ प्लस का 1 ही बचेगा, और ये 1 2 0 -1 -1 1। तो इसमें है कुछ नहीं, आपको बस जोड़ना और घटाना सही से करना है, स्टेप बाय स्टेप एकदम तरीके से। अब देखो इसको बदलना चाह रहे हैं तो R2 में है तो R2 को बदल देते हैं R2 + R3 से, जो बदलेंगे तो 1 0 -3, यहाँ 0 1, इनको इसको जोड़ा 1 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो भी 1 आ जाएगा, और 0 -3 -3 और ये आ जाएगा 2 2 1, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1, -1 -1 1, 1, ठीक है। अब देखो अगला काम क्या करना है, इस वाली रो में हमें 0 बनाना है, तो R3 को बदल दो किससे, R3 + 3R2 से, और जोड़ेंगे तो ये आएगा देखो 1 0 -3 0 1 1, और यहाँ 0 0, और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 0, ठीक है। और जब 0 0 0 आ गया तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ कुछ भी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जो स्टेप आए वो कर लेना, लेकिन जब भी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ठीक है, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। अगर इसका प्रतिलोम विद्यमान होता तो हमें ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। अब नहीं है तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर नहीं ऐसा आता, 0 0 नहीं आता, तो हम ये तो बना ही दिए थे, ये बनाने के बाद अगला स्टेप जहां जो भी आता उसमें भाग देते और फिर वापस लौटते ऐसे, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप सब लोग करोगे अच्छे से, ठीक। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। इसमें से 8 नंबर का 100 100 100 101% आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला चैप्टर आएगा हमारा सारणिक, और वो बहुत जल्दी आएगा, टेंशन मत लीजिए। आपका जो मैथ का पेपर आएगा उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स को मैं 2 बार आपको रिवाइज करवा दूं। आप बस चैनल पे बने रहिए और लगातार देखते रहिए, अपना टाइम इधर उधर न देके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने में आपको बहुत फायदा है, क्योंकि इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे तो घाटा आपका है। क्या घाटा है आपका, कि आप वीडियो देखोगे, टाइम लगाओगे, उल्टे सीधी चीजें देखोगे, और हम पूरी तरह फोकस्ड हैं आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मुझे उम्मीद आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।